दोस्तों, साक्षी जिसका हंसता खेलता एक छोटा सा परिवार रहता है। साक्षी के पति का नाम विशाल रहता है। पति और पत्नी एक सुखमयी जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि दुख कभी भी बता करके नहीं आता है। दुख अचानक एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देता है। शायद ऐसा ही कुछ भगवान की नियति रहती है, जो कुछ साक्षी के साथ होता है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सन 2022 में साक्षी की शादी विशाल से होती है। विशाल सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर रहता है। विशाल जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं। साक्षी की कोई सास नहीं रहती हैं, ससुर नहीं रहते हैं। ऐसे में साक्षी ससुराल में ऐश कर रही होती है, क्योंकि जब सास ही नहीं है तो किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ये बहुत दूर की बात है। साक्षी की 2 नंदे रहती हैं, जिसकी विशाल बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देता है। अब विशाल की बहनें भी अपना घर परिवार देख रही होती हैं। कुछ ही सालों बाद विशाल और साक्षी की 2 बेटियां, 1 बेटा होता है। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन विशाल जैसे ही उसकी पत्नी साक्षी 2 बेटियों को, 1 बेटे को जन्म देती है, तो साक्षी का वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 62 किलो की साक्षी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। उसका पेट निकल आता है। दिन पर दिन साक्षी मोटी होती जा रही थी। साक्षी पहले से ही दबे रंग की रहती है, यानी कि सांवले रंग की रहती है। और ऐसे में जब से उसने बेटियों को और बेटे को जन्म दिया, साक्षी पहले से कहीं ज़्यादा काले रंग की हो जाती है, और एक तो इतनी फैल जाती है। अब जो विशाल रहता है वो धीरे धीरे अपनी पत्नी से कतराने लगता है। अब वो अपनी पत्नी से मिलन भी नहीं करता है, यानी कि जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं बंद कमरों में, वो सब कुछ भी विशाल अपनी धर्म पत्नी साक्षी के साथ नहीं करता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब जो साक्षी रहती है वो बहुत कोशिशें करती है कि विशाल, उसका पति, उसके साथ वो सब कुछ करे, लेकिन विशाल कभी अपनी पत्नी से कहता कि वो थका है, उसे नींद आ रही है, कभी उसका मूड नहीं है, मन नहीं। इधर साक्षी तरह तरह से कोशिशें करती कि कैसे अपने पति का मूड बनाए। वो अपनी एक सहेली से पूछती है कि यार, जब से मेरी 2 बेटियां हुई हैं, 1 बेटा हो गया है, मेरे पति तो मुझे पलट करके ही नहीं देखते हैं। जब वो ऑफिस से आते हैं तो बहुत जल्दी ही खाना खाने के बाद सो जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे पति विशाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब सहेली ये सुनती है तो वो अपने दोस्त साक्षी को समझाती है और कहती है कि देखो साक्षी, पहले से कहीं ज़्यादा तुम मोटी हो गई हो। ऐसे में आजकल के जो पति हैं उन्हें पतली दुबली लड़कियां पसंद आती हैं जो कुंवारी रहती हैं। जब उनके 2 बेटे हो जाते हैं या बेटे बेटियां हो जाते हैं तो उनका अपनी पत्नी से मन भर जाता है। और वैसे भी तुम्हारे में ऐसा कुछ है नहीं जो कि तुम अपने पति को रिझा सको, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। क्यों नहीं तुम नेट की एक मैक्सी मंगवा लेती हो, नाइटी। जब तुम्हारे पति आए तो तुम उसे पहन करके जाना,
देखना तुम्हारे पति पर इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब साक्षी वैसे ही करती है। वो बाजार जाती है और एक मैक्सी नाइटी ले लेती है। अब नीले रंग की नाइटी रहती है जो कि पूरे तरीके से नेट की रहती है। साक्षी आती है, फ्रेश होती है, सेंट वेंट लगाती है, क्योंकि साक्षी का पसीना बहुत बदबू करता है। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनके पसीने में इतनी ज़्यादा बदबू रहती है कि कोई भी उनके पास जाने से कतराए, लेकिन साक्षी के पसीने में बहुत ज़्यादा ही बदबू रहती है। इसलिए वो नहाती है, धोती है और सेंट लगा लेती है, यानी कि परफ्यूम लगा लेती है, जिससे कि उसके पति को कोई समस्या ना हो। अब वो वैसे ही करती है, खाना बाहर से मंगवाती है। विशाल आता है तो कहता है कि क्या बात है मैडम जी, आज क्या किसी का बर्थडे है या फिर हमारी एनिवर्सरी है? क्या बात है, आपने खाना बाहर से मंगवाया है? मुझे खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि साक्षी ने विशाल की पसंद की सारी चीज़ें मंगवाई रहती हैं। अब जैसे ही विशाल सोने जाता है, साक्षी नीले रंग की नाइटी पहनती है और वो पहन करके विशाल के सामने आती है, अपने बाल भी खोल लेती है। नेट की मैक्सी रहती है, नाइटी रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या जो नहीं कह पा रही हूँ। तो जो विशाल रहता है, साक्षी का पति, जैसे ही वो अपनी पत्नी को नेट की नाइटी में देखता है तो वो अपनी पत्नी की तारीफ करता है। अब पत्नी विशाल के पास जाती है और बैठ जाती है और इसे इधर उधर छूने की कोशिश करने लगती है, लेकिन विशाल अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, आज आप इस नीले रंग की नाइटी में गजब ढा रही हैं, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। अब जैसे ही एक पत्नी अपने पति के मुंह से ये सुनती है तो उसकी सारी तैयारियों पर पानी फिर जाता है। अब वो कर भी क्या सकती है, उदास मन लेती है और अपने पति के बगल में ही सो जाती है। फिर वो दोपहर को काम धाम निपटाने के बाद अपनी दोस्त को फ़ोन करती है, पूरी बात बता देती है कि देखो, नाइटी का भी कोई असर हमारे पति पर पड़ा नहीं। अब जो दोस्त रहती है कहती है कि हो ना हो, तुम्हारे पति का ज़रूर किसी न किसी से अफेयर चल रहा होगा। इसके बाद साक्षी के दिमाग में ये बात घेर कर जाती है। वो पता लगाती है तो पता चलता है कि विशाल का उसके ही ऑफिस में एक 22 साल की लड़की के साथ, जो कि एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब जैसे ही साक्षी को ये पता चलता है तो वो ऑफिस पहुंचती है। उस लड़की की भी तोड़ैया होती है और विशाल की भी। अब ऐसे में विशाल, जिसकी पूरे ऑफिस में इतनी इज्जत रहती है, किसी को नहीं पता रहता है कि विशाल मैरिड है, शादीशुदा है, उसकी 2 बेटियां और 1 बेटे हैं। जैसे ही ऑफिस वालों को ये पता चलता है, पहले तो उन्हें बिलीव नहीं होता है, लेकिन साक्षी अपने शादी की, अपने बेटे और बेटियों की फोटोज वीडियोज दिखाती, तब लोगों को यकीन होता है। अब इधर विशाल, जिसकी पूरे ऑफिस में इतनी बदनामी हो जाती है कि विशाल साक्षी को तलाक दे देता है और कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें तलाक दूं, तुम्हें सच बताऊं, लेकिन मैं सुरेखा से बेहद प्यार करता हूं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अच्छा है कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई, अब मुझे सुरेखा से शादी करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद विशाल अपनी पत्नी साक्षी को तलाक दे देता है। साक्षी ये सदमा बर्दाश्त नहीं करती है और उसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है। साक्षी वहीं पर गिर जाती है। ऑफिस वाले साक्षी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर साक्षी का इलाज करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि साक्षी को गहरा सदमा पहुंचा था। साक्षी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वो अपनी दोनों बेटियों को, एक बेटे को लेकर के कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके पापा जो पहले से ही रिटायर हो चुके हैं, मम्मी इस दुनिया में नहीं है। आखिर कैसे और क्या होगा। वो इतना ज़्यादा सदमा ले लेती है कि उसकी तबीयत ही खराब हो जाती है। जब ये बात साक्षी के पिता, उसके पापा दामोदर को पता चलती है
तो वो भी दौड़े भागे हॉस्पिटल में आते हैं। अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो उन्हें रोना आ जाता है। वो अपने नातनियों को और नाती को किसी तरीके से संभालते हैं, उन्हें चुप कराते कहते हैं कि तुम लोगों की मम्मी जल्द ही अच्छी हो जाएंगी, तुम्हारे नाना आ गए हैं। अब होता भी वैसे ही है। दामोदर 1 महीने तक अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में रहते हैं। किसी तरीके से डॉक्टरों ने सुरेखा की जान तो बचा ली, लेकिन सुरेखा जो बेड पर ही रहती है, यहाँ तक कि खाना पीना भी उसे नली लगा करके दिया जाता है। अब ऐसे में जो बूढ़े पिता रहते हैं साक्षी के पापा दामोदर, उन पर अपनी बेटी की, नतनियों की और नाती की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। अपनी बेटी को, 2 नतनियों को और एक नाती को वो अपने घर ले आते हैं और उनकी एक माँ की तरह देख रेख करने लगते हैं। नतनियों का वो एडमिशन करवा देते हैं। नाती अभी बहुत छोटा रहता है, इसलिए घर में ही उसकी देख रेख कर रहे होते हैं। उन्हें जितने भी रिटायरमेंट से पैसे मिले थे वो सब वो अपनी बेटी के इलाज में और घर परिवार के खर्चे में सब खर्च कर रहे होते हैं। इधर साक्षी, जिसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है, वो अपनी उंगली तक नहीं हिला पाती है। किसी तरीके से वो थोड़ी बहुत बात अपने पापा से करती है और अपने बेटे और बेटियों से करती है। पापा को अपने बेटे की चिंता सताती है कि अगर बेटी को कुछ हो गया तो फिर हमारे नाती और नतनियों का क्या होगा। इधर साक्षी, जिसका सब कुछ बेड पर ही होता है, यहाँ तक कि उसका टॉयलेट बाथरूम भी बेड पर ही हो रहा होता है। ऐसे में जो दामोदर रहते हैं वो अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करते हैं कि एक पति भी शायद अपनी पत्नी के लिए ना करे। दामोदर अपनी बेटी को डेटॉल साबुन से रगड़ रगड़ करके नहलाते हैं, धुलाते हैं। अब गर्मी का महीना चल रहा है, इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है जून की। ऐसे में साक्षी, जो ना तो कहीं टहल सकती है ना ही कहीं आ जा सकती है, उसे घमौरी निकल आती है और घमौरी इतना ज़्यादा चुनचुनाती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है कि साक्षी रोती है, बिलखती है। उसके पापा से ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो साक्षी को दिन में 2 बार नहलाते हैं और नाइसिल पाउडर, ठंडा ठंडा डर्मी कूल पाउडर साक्षी को लगाते हैं। साक्षी को आराम मिलता है। दामोदर अपनी बेटी साक्षी के लिए घर में इतने पेड़ पौधे लगा देते हैं ताकि उनकी बेटी को ऑक्सीजन मिल सके, ठंडी हवा मिल सके। अब साक्षी के पापा साक्षी को बरामदे में ले जाकर के सुला देते हैं, वही लेटा देते हैं एक चौकी पर, ताकि साक्षी जिसे बाहरी हवा मिल सके, क्योंकि बंद कमरे में साक्षी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, उसे घमौरियाँ निकल रही थी। जब से साक्षी बरामदे में गई है, आंगन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तब से साक्षी की जो घमौरियाँ हैं उनमें आराम है। एक पिता जिसकी मेहनत रंग लाई। अब धीरे धीरे उनकी बेटी स्वस्थ होने लगी है। भले ही वो अभी चल नहीं पाती है, अपनी उंगलियों को हिला नहीं पाती है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पूरे तरीके से सही है। अब वो बोल सकती है, खाना मांग सकती है और अपने हाथों से खा भी सकती है, क्योंकि अब साक्षी का हाथ काम करने लगा है, लेकिन पैर अभी भी साक्षी का काम नहीं कर रहा है। साक्षी कहीं भी आ जा नहीं सकती है। वो चौकी पर अपने से बैठ सकती है और अपने बेटे बेटियों के साथ खेल सकती है। यहाँ एक पिता, एक पापा जो अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर जाता है, उसकी पत्नी नहीं होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि वो अपनी बेटी के लिए संघर्ष करता है और उसके संघर्ष का नतीजा धीरे धीरे साक्षी सही हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और अब वो पूरे तरीके से चलने लगती है। इधर दामोदर भी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 75 वर्ष हो जाती है। साक्षी अपने पिता की, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती है और वो घर के बाहरी कमरे में किराने की दुकान खोल लेती है। दुकान भी चल पड़ती है और कुछ ही दिनों में साक्षी का परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है।
साक्षी अपने पापा के साथ बेहद खुश है। आशा करती हूँ कि आपको ये पारिवारिक कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।